Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a question that was asked in the UPSC IAS History Optional Mains Exam in 2021. तो क्वेश्चन ये 2B के B सीरियल नंबर पर है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, डू यू कंसिडर दैट उपनिषदिक प्रिंसिपल्स एम्बॉडी द हाई पॉइंट ऑफ वैदिक रिलीजियस थॉट? कमेंट, हमें कमेंट करना है इसके ऊपर. क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए. डू यू कंसीडर, क्या आप ये मानते हैं कि जो उपनिषदिक प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं हाई पॉइंट ऑफ वैदिक रिलीजियस थॉट के? तो इसमें जो कीवर्ड्स आएंगे, फर्स्ट कीवर्ड तो हमारा उपनिषदक प्रिंसिपल्स आ जाएगा. उपनिषद के जो प्रिंसिपल्स हैं, उपनिषद प्रिंसिपल्स. सेकंड है एम्बडी. एम्बडी का मतलब होता है एग्जैक्टली वैसा ही. और थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा कीवर्ड में रिलीजियस थॉट्स. तो वैदिक रिलीजियस थॉट्स का जो कंक्लूजन है वो और उपनिषदिक प्रिंसिपल्स का कंक्लूजन दोनों का एक है. इसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि वैदिक रिलीजियस थॉट्स भी वही बात कहते हैं या अल्टीमेटली उनका भी वही कंक्लूजन निकल कर आता है जो उपनिषदक प्रिंसिपल्स का कंक्लूजन निकल कर आता है. ये क्वेश्चन हम लोगों को कमेंट करना है. देखिए, तो इसके कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. तो फर्स्ट कीवर्ड था हमारा उपनिषदक प्रिंसिपल्स, जैसे भी हमने डिस्कस किया. ये उपनिषदक प्रिंसिपल्स हमारा फर्स्ट कीवर्ड है. सेकंड कीवर्ड था हमारा वैदिक रिलीजियस थॉट और थर्ड कीवर्ड था हमारा एम्बडी, मतलब एग्जैक्टली. तो अब देखो स्टूडेंट्स, एम जो है उपनिषदिक प्रिंसिपल्स का एम भी मोक्ष है और वैदिक रिलीजियस थॉट का एम भी मोक्ष है. तो दोनों का मोक्ष, दोनों का एम एक ही है जिसको मोक्ष कहते हैं. अभी कैसे पॉसिबल है ये हमें प्रूफ करना है. इसको हमें कमेंट में यही प्रूफ करना है कि जो वैदिक रिलीजियस थॉट है उसका जो हाई पॉइंट है, जो उसका कंक्लूडिंग पॉइंट है, जो उसका क्लाइमेक्स है, वो सेम है जो उपनिषदिक प्रिंसिपल्स के क्लाइमेक्स है. तो दोनों के कंक्लूजन हमारे एक ही निकल कर आएंगे ये, लेकिन हमें प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे. जैसे वैदिक थॉट्स, इधर हमने वैदिक थॉट्स लिखा और ये था हमारा उपनिषदिक प्रिंसिपल्स. तो हमें वैदिक थॉट में क्या है कि देखिए, वैदिक थॉट्स का मतलब है वेद से वर्ड निकल कर आ रहा है. वेद जिसको विद बोलते हैं, विद धातु से बना है और विद मतलब नॉलेज. तो नॉलेज और वैदिक एज जो थी वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड थी, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. अर्ली वैदिक जो थी 1500 बीसी से 1000 बीसी और लेटर वैदिक 1000 से 600 बीसी तक था. अब इसमें अर्ली वैदिक में जो वर्शिप होती थी, तो मेन हमारा कंसेप्ट रिलीजियस थॉट हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम वर्शिप को डिस्कस करेंगे. तो नेचर वर्शिप हुआ करती थी अर्ली वैदिक एज में, जिसमें वर्शिप होती थी सच में अर्थली गॉड्स होते थे, टेरेस्ट्रियल गॉड्स होते थे और इंटरमीडिएटरी गॉड्स होते थे. तो जो जिन भगवानों की पूजा धरती पर की जाती थी या वायुमंडल के देवता और आकाश के देवता. तो तीन तरह के 33 गॉड्स थे जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अर्थली गॉड्स, टेरेस्ट्रियल गॉड्स और इंटरमीडिएटरी गॉड्स. तो नेचर वर्शिप होती थी. लेटर वैदिक एज में आकर हम लोगों ने क्या देखा कि 4 वर्ण बन गए थे, कास्ट सिस्टम आ गया था. क्योंकि जो ऋग्वेद है उसका जो लास्ट मंडल है, 10th मंडल में एक थ्योरी आती है, पुरुष सुक्ता थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा एमर्ज्ड फ्रॉम द माउथ, हैंड, स्टमक एंड फीट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा रिस्पेक्टिवली. वो आप लोगों को मालूम है, वो बुक्स में लिखा भी हुआ है. तो अब इसमें 4 वर्ण आ गए थे और 4 वर्ण जो थे, ब्राह्मण जो थे वो रिलीजियस सेक्रीफाइसेस और सेरेमनीज करवाया करते थे. तो उसलिए किस लिए वो रिलीजियस सेक्रीफाइसेस और सेरेमनीज होती थी? एक तो जिससे लोगों की वर्ल्डली विशेष जो है, सांसारिक इच्छाएं पूरी हों, और दूसरा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए. तो इस वजह से ये सेरेमनीज होती थी. तो किस लिए? तो अल्टीमेटली क्या होता था कि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए. इसके साथ साथ लेटर वैदिक एज में 4 आश्रम आ गए थे. ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 साल तक, गृहस्थ आश्रम फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स अप टू 50 ईयर्स, देन वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 तक, और 75 के बाद संन्यास आश्रम वेयर द पीपल वर सपोज टू लीव देयर हाउस एंड लिव इन द फॉरेस्ट. तो लास्ट में देखिए, आश्रम में व्यवस्था में
100 साल की एज मानी गई है ह्यूमन बींग्स की, और 100 साल की एज जो थी वो 4 आश्रम में डिवाइड थी। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था जिसमें टीचिंग होती थी, स्टूडेंट्स को टीच किया जाता था बाय देयर गुरुज इन द गुरुकुल्स में। सेकंड में वो लोग अपनी फैमिली लाइफ जीते थे, 50 साल तक फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते थे। और 50 से 75 तक की जो एज थी वो वानप्रस्थ आश्रम था, जिसमें उनको घर में ही रहना होता था, लेकिन फैमिली लाइफ से डिटैच होना था, फैमिली लाइफ से अपना मोह भंग करना था और रहना घर में ही था। तो अगर वो फैमिली लाइफ से डिटैच कर रहे हैं अपने आप को, इसका मतलब उनको, अगर वो कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अटैच भी होंगे। अटैच करना है अपने आप को गॉड से, इसीलिए ऑलमाइटी ने हमें ये ह्यूमन बॉडी दी है। ह्यूमन बॉडी इसलिए नहीं बनी कि हमें मिलियनियर, बिलियनियर या ट्रिलियनियर बनना है, इसलिए बनी है कि जो आत्मा है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिलाना है, इसलिए ह्यूमन बॉडी मिली है। और इसीलिए ये 4 आश्रम भी बने थे। हम लोगों ने क्या देखा कि पहले आश्रम में पढ़ाई लिखाई है, सेकंड में संसारिक काम करने हैं, और थर्ड में घर में रहना है लेकिन घर से अटैचमेंट नहीं रखनी। तो अटैचमेंट नहीं रखनी तो मतलब अटैचमेंट कहाँ करनी है? गॉड से अटैचमेंट करनी है, परमात्मा से अटैचमेंट करनी है। और 75 साल 75 ईयर्स के बाद तो घर भी छोड़ना है और जंगलों में जाकर तपस्या करनी है। तो जंगलों में जाएंगे और 75 ईयर्स ऑनवर्ड जाएंगे तो इसका मतलब वो संसारिक काम तो करेंगे नहीं, वहां जाकर अपना धन कमाना या रुपया पैसा कमाना ये काम तो करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे जंगलों में? अगर रुपया पैसा कमाना है तो आपको संसार में रहना पड़ेगा। तो संसार को छोड़ रहे हैं आप, किस लिए छोड़ रहे हैं? भगवान को मिलने के लिए, इसलिए आप जंगलों में जा रहे हैं, तपस्या करेंगे। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल कर आया वैदिक रिलीजन का, वैदिक थॉट्स का हाई पॉइंट क्या निकल कर आया? मोक्ष। आपने घर किस लिए छोड़ा 75 ईयर्स के बाद? कि आप 25 साल तक वहां पर घर जंगलों में जाकर तपस्या करेंगे और अल्टीमेटली आपकी जो जीव आत्मा है उसको परमात्मा से मिला देंगे। तो क्या हमारा निकल कर आया कंक्लूजन? मोक्ष कंक्लूजन निकल कर आया। कहां से? वैदिक रिलीजियस थॉट से। अब यही कंक्लूजन मोक्ष हमें उपनिषदिक प्रिंसिपल से भी फाइंड आउट करना है, और दोनों के अगर हमारे कंक्लूजन सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को ठीक से राइट डाउन कर दिया है। तो उपनिषदिक प्रिंसिपल्स में उपनिषद का क्या मतलब होता है? उपनिषद मीन्स टू सिट नियर, नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना? अपने गुरु के नजदीक बैठना। क्यों? क्योंकि जो उपनिषदिक नॉलेज है, उपनिषदिक प्रिंसिपल जो है वो वैदिक नॉलेज की फिलॉसफी है। वैदिक नॉलेज, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब वेदों की जो नॉलेज है उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है वो ब्राह्मण लिटरेचर में लिखा गया। ब्राह्मण लिटरेचर का जो सार है, एसेंस है, वो अरण्यक्स में लिखा गया, जंगल बुक्स जिनको बोलते हैं। और अरण्यक्स का जो सार है वो उपनिषद में लिखा गया। तो उपनिषद क्या हुआ? फिलॉसफी है। किसकी? वेदों की। तो वेदों में जो लिखा है उसकी जो फिलॉसफी है वो कहां पर लिखी है? उपनिषद में लिखी है। तो फिलोसफिकल नॉलेज हम पढ़ते हैं उपनिषद में, वेदों की। अब जो फिलॉसफी है वो क्या है? फिलॉसफी ये है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या होती है, जीव के अंदर जो आत्मा होती है वो क्या होती है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये जीवात्मा जो है परमात्मा से डिटैच कैसे हुआ? अब डिटैच अगर हो गया है तो उसको परमात्मा से अटैच कैसे करेंगे? थ्योरी ऑफ कर्म क्या होती है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है? ये सब पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ते हैं, फिलोसॉफिकल नॉलेज है, उपनिषद में हम पढ़ते हैं। तो परमात्मा क्या है और परमात्मा से जीवात्मा क्यों डिटैच हुआ? डिटैच इसलिए हुआ कि संसार चले। अब संसार में जीवात्मा जो है वो आकर अपना जो उसका मेन एम, मेन मोटिव जो है वो भूल जाता है। जैसे भी मैंने आप लोगों से बताया, द एम ऑफ द अल्टीमेट एम ऑफ द गॉड इज टू गिवन द ह्यूमन बॉडी टू द ह्यूमंस। व्हाई दिस बॉडी इज गिवन टू द ह्यूमन बींग्स? सो दैट दे कुड एमलगमेट देयर आत्मा विद द परमात्मा। तो ये हमारा मेन एम होता है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। वाई? क्योंकि जीवात्मा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें, और जीवात्मा जब ह्यूमन बॉडी को छोड़ती है तो उसको परमात्मा से मिलना होता है, लेकिन परमात्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बिल्कुल नहीं है। जीवात्मा जो जिसने बॉडी को छोड़ा उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। तो इस वजह से उस जीवात्मा को परमात्मा अपने अंदर इन्वॉल्व, असेंबल्ड या अपने साथ एमलगमेट नहीं करती है और उसको दोबारा से संसार में भेज देती है। फिर उसको कोई बॉडी मिल जाती है, उसी को बोला जाता है। और वो बॉडी मिलती कैसी है? वो बॉडी इस तरह से मिलती है कि हमने अपनी प्रीवियस बर्थ में जो वर्क किए हैं उसके अगर वो वर्क अच्छे हैं तो हमें अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे। और अगर हमारे वर्क अच्छे नहीं हैं तो हमें जो बॉडीज मिलेंगी वो जानवर्स की भी हो सकती हैं, तो या छोटी बॉडीज मिलेंगी हमें जहां पर नॉलेज नहीं हो सकती। तो दैट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मीन्स जैसा हम वर्क करेंगे वैसी ही हमें अगले जन्म में बॉडी मिलेगी। और ये
और ये साइकिल जो है ये कॉन्टिन्यूसली चलती चली जाएगी। जैसे वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा है साइंस के अंदर, वाटर साइकिल, तो इसी तरह से ये थ्योरी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल भी कॉन्टिन्यूसली चलती चली जा रही है। और हिंदू धर्म बोलता है कि 84 लाख योनियों के बाद जाके मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इतनी लंबी साइकिल्स जो चल रही हैं, तो ह्यूमन बीइंग का एम क्या है? ह्यूमन बीइंग का एम ये है कि उन साइकिल्स से हमें निकलना है। उस थ्योरी ऑफ कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने का मतलब, जब जीवात्मा मनुष्य के शरीर से निकली तो वो वापस किसी बॉडी में ना आए। वापस बॉडी में ना आए तो मतलब उसको इतने वर्क, अपने प्योर वर्क्स करने हैं कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छूट जाए और वो जीवात्मा जाके परमात्मा में मिल जाए, एंड दैट इज मोक्ष। सेकंड पॉइंट जो हमारा निकल कर आया कि उपनिषदिक प्रिंसिपल्स में भी हमने ये प्रूफ किया कि उसका एम क्या था? मोक्ष था। और रिलीजियस, वैदिक रिलीजियस थॉट का एम क्या था? वो भी मोक्ष था। और यही हमारा क्वेश्चन था कि एम्बॉडी का मतलब होता है एग्जैक्टली। तो वैदिक रिलीजियस थॉट का कंक्लूजन क्या था? मोक्ष। और एग्जैक्टली वही कंक्लूजन हमारा मोक्ष निकल कर आया उपनिषदिक प्रिंसिपल्स का भी। इट मींस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। आपको यही अपने कमेंट्स में देना है। क्वेश्चन हमारा क्या था? डू यू कंसीडर दैट उपनिषदिक प्रिंसिपल्स एम्बडी? एम्बडी मींस एग्जैक्टली वही है, उपनिषदिक प्रिंसिपल्स भी वही हैं और हाई पॉइंट ऑफ वैदिक रिलीजियस थॉट भी वही है। दोनों का एक ही एम है, एंड दैट इज मोक्ष, जो भी हम लोगों ने प्रूव किया है। तो स्टूडेंट्स, in order to get that type of video on regular basis, kindly share these videos, like this video, and subscribe the channel also. Okay students, thanks.